हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन और इसका इम्पोर्टेंट नोट्स देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या हैं, प्रकाश का परावर्तन देखेंगे, परावर्तन का नियम देखेंगे, प्रतिबिंब और इसके प्रकार देखेंगे, दर्पण के बारे में देखेंगे, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण देखेंगे, गोलीय दर्पण का प्रकार देखेंगे, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, फिर गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, किरण आरेख देखेंगे, गोलीय दर्पण का उपयोग देखेंगे, चिन्ह परिपाटी देखेंगे दर्पण के लिए, दर्पण सूत्र देखेंगे, आवर्धन देखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे, अपवर्तन का नियम देखेंगे, गोलीय लेंस, उत्तल और अवतल लेंस देखेंगे, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे, लेंस सूत्र देखेंगे, आवर्धन देखेंगे लेंस का, लेंस की क्षमता देखेंगे। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु से टकराने के बाद हमारी आंखों तक आता है और हम फिर उस वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब है कि प्रकाश के गुण क्या है। पहला गुण यह है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश जब भी गमन करेगा तो सीधी रेखा में गमन करेगा। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगा। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। कोई भी माध्यम दो तरह का होगा, एक होगा प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग और दूसरा होता है यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग के लिए माध्यम की ज़रूरत पड़ती है और विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रकाश अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है, यानी वैसी वस्तु जिससे प्रकाश आर पार नहीं जा सके उसका प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी प्रकाश इस स्पीड से चलता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ? यानी प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। सतह जितना प्लेन होगा परावर्तन उतना ही बेहतर होगा, और सतह अगर रुखड़ा होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा तो परावर्तन उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देती है। परावर्तन के नियम अब देखेंगे। परावर्तन के नियम, परावर्तन का 2 नियम होता है। पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी ये एक दर्पण दिया हुआ है, इस पर एक प्रकाश की किरण आ रही है और फिर टकराने के बाद यहाँ से वापस जा रही है, तो ये आपतित किरण हो गया और ये परावर्तित किरण। और यहाँ आपतन बिंदु, ये जो बिंदु यहाँ पर दर्पण पर टकराएगा वो आपतन बिंदु कहलाता है। तो आपतन बिंदु पर एक 90 डिग्री का कोण खींच देंगे तो वो अभिलंब कहलाएगा। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो एंगल होगा, यानी ये कोण जो होगा, ये कोण और दर्पण से टकराने के बाद अभिलंब के बीच का जो कोण होगा, ये कोण दोनों बराबर होगा। ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा, तो वही है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतित किरण यानी ये आने वाली किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये वाला अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होंगे। यानी आपतित किरण, दर्पण पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही सरफेस में होता है, यानी इसी वाले सरफेस में होता है। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होगा, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? तो यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती है, यानी वास्तव में जब प्रकाश की किरण कटती है तो यह प्रतिबिंब बनता है। और आभासी प्रतिबिंब में होगा कि यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती है। वास्तव में कटती नहीं है लेकिन प्रतीत होती है कि वो कट रहा है वहाँ पर या कटेगा। इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये एक समतल दर्पण दिया हुआ है, यहाँ पर ए बी वस्तु है, ये ए बी वस्तु है और यहाँ पर ए डैश बी डैश इसका प्रतिबिंब बनना है। तो जहाँ पर वस्तु का साइज़, वस्तु का जितना बड़ा साइज़ है प्रतिबिंब का भी उतना ही साइज़ है, वस्तु की दूरी जितनी है उतनी दूरी पर ही प्रतिबिंब बना है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी एवं सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है।
प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से दूर होता है। प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है, यानी प्रतिबिंब का दाहिना भाग वस्तु का बायां भाग होगा, वस्तु का दाहिना भाग प्रतिबिंब का बायां भाग होगा, ये प्रतीत होगा। इसी को पार्श्व परावर्तित कहते हैं। पार्श्व परिवर्तन दिया हुआ है। पार्श्व परिवर्तन, इसमें वस्तु का दायां भाग बायां भाग प्रतीत होता है और बायां भाग दायां भाग प्रतीत होता है। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है, यानी जो दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो या बाहर की ओर हो, गोलीय दर्पण कहलाएगा। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, वह अवतल दर्पण कहलाता है। देखिए यहाँ पर है परावर्तक पृष्ठ, ये दर्पण दिया हुआ है, इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ है, इस तरफ है, तो ये अंदर की तरफ है, वक्रित है, इस टाइप का है, तो ये अवतल दर्पण हो गया। अब है कि गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, जैसे ये हो गया और इसमें ये अंदर से कलर किया हुआ है, तो परावर्तक पृष्ठ ये बाहर की तरफ वक्रित है, तो ये उत्तल दर्पण हो गया। गोलीय दर्पण में समानता प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द हैं। अब है कि ध्रुव है। ध्रुव वो होता है कि कोई जो दर्पण दिया हुआ है, ये दर्पण है, इसका जो सेंटर जहाँ पर होगा, दोनों दर्पण के बीच का जो पॉइंट होगा वही ध्रुव कहलाएगा। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, यानी ये परावर्तक पृष्ठ है, इसका जो केंद्र होगा ये ध्रुव कहलाएगा। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है, दर्पण पर ही यहाँ पर होता है, ये तो दर्पण पर ही स्थित होता है। ध्रुव को प्रायः पी अक्षर से निरूपित करते हैं। ध्रुव को किस अक्षर से इंडिकेट किया जाता है? तो पी अक्षर से। अब मुख अक्ष क्या होता है? प्रधान अक्ष। मुख अक्ष देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा होती है, उसे ही मुख अक्ष कहते हैं। मुख अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। ये दर्पण है, यहाँ पर ये अभिलंब, यहाँ पर एक ध्रुव हो गया, तो ध्रुव से और वक्रता केंद्र जो हुआ ये दर्पण जिस गोला का बना होगा, उसी गोला का जो केंद्र होगा वो वक्रता केंद्र होगा। तो यहाँ से और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होगी यही होगी प्रधान अक्ष या मुख अक्ष। वक्रता केंद्र क्या होगा? यानी दर्पण जिस गोले का बना होगा उसका जो केंद्र होगा वही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे अक्षर सी से निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण का जो वक्रता केंद्र होगा, ये दर्पण जिस गोले का भाग होगा उसी का जो केंद्र होगा उसे ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। इसे सी से निरूपित करेंगे। अब है कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे अक्षर आर से निरूपित करते हैं, यानी वक्रता केंद्र ये और ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी इसे आर से निरूपित करेंगे और यही वक्रता त्रिज्या होगी। गोलीय दर्पण का द्वारक है। द्वारक क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे mn से दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे एक दर्पण है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यही उसका द्वारक कहलाता है। m और n जो है यही यहाँ से यहाँ तक की दूरी द्वारक है। मुख फोकस क्या होगा? तो मुख अक्ष पर वह बिंदु जहाँ मुख अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती है या परावर्तित किरणें मुख अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती है, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख फोकस कहलाता है। यानी दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी किरण आएगी और दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष पर जहाँ पर मिलेगी वही मुख फोकस कहलाएगा। अब गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख फोकस के मध्य दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव P और मुख फोकस के मध्य की दूरी जो होगी उसको फोकस दूरी कहेंगे। इसे अक्षर F द्वारा निरूपित करेंगे। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगुनी होती है। हम इस संबंध को r बराबर 2f द्वारा व्यक्त कर सकते हैं और f बराबर r/2 भी होता है। फिगर में देखते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये द्वारक हो गया। ये जो दर्पण जिस गोले का भाग है तो उस दर्पण ये जो गोले का भाग है इसका जो केंद्र होगा यही वक्रता केंद्र हो गया।
यहाँ से ध्रुव P से और वक्रता केंद्र की दूरी जो होगी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। और कोई भी किरण यहाँ से आएगी और टकराने के बाद यहाँ से जो गुजरेगी तो जो जिस पॉइंट पर होगा वही होगा इसका फोकस, मुख्य फोकस। और वक्रता त्रिज्या का आधा होता है मुख्य फोकस, यानी ये जो दूरी होगा पी एफ जो होगा पी और सी के बीच सेंटर पर होगा। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ पर बनेगा, कोई वस्तु अगर कहीं पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो देखिए, अब बिंब की स्थिति यानी वस्तु की स्थिति और किरण आरेख द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसके अब दिया हुआ है अवतल दर्पण में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, वस्तु अगर अनंत पर है यानी बहुत दूरी पर है, अनंत पर है, तो उसके लिए क्या होगा कि ये अवतल दर्पण हो गया। इसमें ये प्रधान अक्ष है, ये प्रकाश की किरण वस्तु से आ रही है, ये भी वस्तु से आ रही है, तो ये दर्पण पर पड़ने के बाद टकराकर जहाँ से लौटेगी वो मुख्य फोकस होगा। तो सब मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरण आएगी अवतल दर्पण में तो वो टकराकर मुख्य फोकस से गुजरेगी। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा यहीं पर बनेगा। ये हो गया। अनंत पर अगर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। अब है कि कोई वस्तु सी से परे है यानी वक्रता केंद्र के पीछे है, यानी वक्रता केंद्र से पीछे परे है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो ये अवतल दर्पण हो गया। वस्तु यहाँ पर है, ए बी वस्तु है और ये वक्रता केंद्र हो गया। वक्रता केंद्र यहाँ पर है, यानी वक्रता केंद्र यहाँ पर है और इससे पीछे है वस्तु। तो वस्तु से एक समांतर किरण खींचेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण यहाँ से टकराकर मुख्य फोकस से लौटेगी। फिर एक वस्तु से खींचेंगे मुख्य फोकस होते हुए एक किरण, तो ये वापस जहाँ से वापस जाएगी, तो जहाँ पर ये कट करेगी ये दोनों किरण, तो वही जगह वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश यहाँ पर बना। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वस्तु यहाँ पर वक्रता केंद्र हो गया, वस्तु है ए बी वस्तु है, तो इस एक प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होते हुए खींचेंगे तो टकराने के बाद दर्पण से जहाँ तक जाएगी वो, और दूसरा कि वस्तु के ऊपर से एक प्रतिबिंब किरण खींचेंगे जो यहाँ से टकराने के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी। तो जो यहाँ पर जो दोनों किरण आपस में कट रही है तो यही जगह वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो समान साइज का बनेगा, आकार में समान होगा और उल्टा बनेगा। वक्रता केंद्र पर जो भी वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के समान साइज का, यानी वस्तु जितना बड़ा है उतना ही बड़ा, लेकिन उल्टा बनेगा। वस्तु C तथा F के बीच है तो इसका प्रतिबिंब ये वक्रता केंद्र हो गया यहाँ पर और ये मुख्य फोकस हो गया। तो इसी के बीच में कहीं पर भी कोई वस्तु है तो वस्तु यहाँ पर AB एक वस्तु है, तो फिर प्रकाश की किरण खींचेंगे एक वस्तु से और मुख्य फोकस से गुजरेगा, फिर एक मुख्य फोकस से एक प्रकाश की किरण खींचेंगे, तो ये जहाँ पर कट रहा है यही वस्तु का प्रतिबिंब हो गया, यानी ये A डैश B डैश हो गया वस्तु का प्रतिबिंब। तो वस्तु का प्रतिबिंब अगर C और F के बीच कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा और वस्तु के साइज से बड़ा। यहाँ पर इससे हल्का बड़ा है तो वस्तु के साइज से बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा और वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा। फिर है कि वस्तु F पर है यानी मुख्य फोकस पर है। वस्तु अगर कोई यहाँ पर वस्तु मुख्य फोकस पर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो इसके लिए एक किरण प्रकाश की किरण खींचेंगे मुख्य फोकस से गुजरते हुए, वस्तु से खींचेंगे एक प्रकाश की किरण, यहाँ से टकराकर मुख्य फोकस से गुजरेगी। फिर एक वक्रता केंद्र से एक प्रकाश की किरण खींचेंगे जो दर्पण से टकराने के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा यानी इन्फिनिटी पर। यहाँ जहाँ वस्तु अगर मुख्य फोकस पर है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। वस्तु P तथा F के बीच है, कोई वस्तु P तथा F के बीच है तो P हो गया ध्रुव और F हो गया मुख्य फोकस। तो इसके बीच अगर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और ये सीधा बनेगा और वस्तु के साइज से बड़ा बनेगा। यहाँ पर एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से खींच रहे हैं तो उसी पथ पर लौट जाएगा, फिर एक वस्तु के ऊपर से खींचेंगे तो वक्रता केंद्र से ये बराबर एंगल से वापस लौट जाएगी। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर दर्पण के पीछे बनेगा और उससे बड़ा होगा, आभासी होगा और वस्तु के साइज से बड़ा बनेगा। और यहाँ पर अवतल दर्पण में वस्तु का सीधा प्रतिबिंब इसी में बनेगा, यानी वस्तु C और F और P के बीच होगा तो इसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा और बड़ा साइज का बनेगा। अब यहाँ पर देखते हैं एक चार्ट के रूप में कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब, यानी बिंब की स्थिति यानी वस्तु की स्थिति हो गया और प्रतिबिंब इमेज की स्थिति, वस्तु का आकार क्या होगा
और प्रतिबिंब कैसा होगा। तो अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो हम लोग देखें कि वस्तु कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर, बिंदु के साइज का, बहुत छोटा बनेगा, अत्यधिक छोटा, वास्तविक रहेगा और उल्टा। फिर वस्तु अगर सी से परे है यानी सी के पीछे है तो एफ तथा सी के बीच प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। वस्तु अगर सी पर है तो सी पर ही बनेगा, समान साइज का बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। वस्तु सी तथा एफ के बीच है तो सी से परे बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अगर वस्तु एफ पर है तो अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब और अत्यधिक बड़ा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। और अगर वस्तु पी तथा एफ के बीच है, वस्तु पी तथा एफ के बीच है तो दर्पण के पीछे बनेगा, विवर्धित यानी बड़ा बनेगा और आभासी तथा सीधा बनेगा। वस्तु अवतल दर्पण में एक ही बिंब जो है, वस्तु अगर मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच होगा तभी आभासी प्रतिबिंब बनेगा और सीधा बनेगा। तो अवतल दर्पण में एक ही जगह वस्तु का सीधा प्रतिबिंब और आभासी बनेगा। कहाँ पर रहेगा, अगर ध्रुव और एफ के बीच वस्तु है तो वो सीधा और आभासी बनेगा। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, तो अवतल दर्पण का सामान्यतः टॉर्च में, सर्च लाइट में तथा वाहनों के हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पर होगा, टॉर्च में होगा, सर्च लाइट में होगा, वाहनों के हेडलाइट में होगा। फिर है कि दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखे थे कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है जब वस्तु P और F के बीच होता है। तो वही वाले दर्पण का, उसी प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है दांत के डॉक्टर के द्वारा दांत का बड़ा साइज करके देखने के लिए। इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का ही उपयोग शेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है। सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अभी हम लोग देखे थे कि अनंत से कोई प्रकाश की किरण आती है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। तो सूरज अनंत पर है, सूर्य को अनंत पर मानते हैं तो उसी के हिसाब से सौर भट्टी बनाई जाती है, तो उसी में इसका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण में देखेंगे अब कि उत्तल दर्पण में अगर वस्तु अनंत पर है तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो उत्तल दर्पण में सिर्फ दो ही तरह से प्रतिबिंब बन सकता है। एक है कि वस्तु अगर अनंत पर है तो दर्पण इस प्रकार का रहता है, वस्तु अगर अनंत पर है तो वस्तु आएगी दर्पण से टकराने के बाद इसी पथ में वापस चली जाएगी। फिर अगर एक प्रकाश की किरण कोई आती है मुख्य फोकस के समांतर तो टकराने के बाद वापस लौट आएगी। तो ये जहाँ पर जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी वही इसका मुख्य फोकस कहलाएगा उत्तल दर्पण के लिए, और वस्तु का प्रतिबिंब भी यहीं पर बनेगा। तो उत्तल दर्पण में कोई वस्तु अगर अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। और है कि अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच अगर वस्तु दर्पण का ध्रुव P है और वस्तु इसके परे यानी कहीं पर भी बनेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। देखिए यहाँ पर कोई वस्तु AB है और इससे एक प्रकाश की किरण खींच रहे हैं हम लोग दर्पण से, तो टकराने के बाद इसी पर आ जाएगी। फिर इस एक समांतर खींचेंगे मुख्य फोकस के एक प्रकाश की किरण, तो यहाँ से टकराने के बाद वापस जाएगी। तो ये इस किरण को पीछे डॉटेड लाइन से बढ़ा देंगे और ये जहाँ पर टकराती हुई, ये दोनों प्रकाश की किरण जहाँ पर टकराती हुई प्रतीत होगी वही जगह वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु अगर यहाँ पर है AB है तो वस्तु का प्रतिबिंब P और F के बीच बनेगा AB डैश, यानी यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो आभासी और वस्तु के साइज से छोटा साइज का बन रहा है। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षित आकार क्या होगा। तो उत्तल दर्पण में देखेंगे बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो अगर वस्तु अनंत पर है उत्तल दर्पण में तो फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब और अत्यधिक छोटा बनेगा, बिंदु के आकार का होगा, आभासी तथा सीधा होगा। अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच यानी ध्रुव P और उसके अनंत के बीच कहीं पर भी हो P तथा F के बीच बनेगा दर्पण और छोटा साइज का बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। तो उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा तथा आभासी बनेगा। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। इसमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देखते हैं। उत्तल दर्पण को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं और ड्राइवर को अपने पीछे बहुत बड़े क्षेत्रों को देखने में समर्थ बनाते हैं। दुकानों में इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है।
गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। अब हम चिन्ह परिपाटी देखेंगे। तो पहला इसमें है कि बिंब को दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। बिंब को जैसे कोई ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, तो वस्तु को हमेशा बाईं तरफ इसी साइड में रखेंगे, बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होती है। दर्पण पर बिंब जो जाएगा वो बाईं ओर से जाएगा। दर्पण पर बिंब का जो प्रकाश होगा, किसी भी चीज़ का प्रकाश, वो बाईं ओर से जाएगा। अब है कि मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण के ध्रुव से दूरी मापी जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। मूल बिंदु के दाईं ओर एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होते हैं। यानी मूल बिंदु जो होगा, यहाँ पर मूल बिंदु, इससे इधर वस्तु की जो भी दूरी होगी उसको धनात्मक लेंगे, इधर जो भी होगा वो ऋणात्मक होगा, और नीचे जो भी लेंगे दूरी वो भी ऋणात्मक ही होगा। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर वाई अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां धनात्मक होगी। यही ऊपर जो भी दूरी लेंगे मूल बिंदु के वो धनात्मक होगी, और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाएगी। यहाँ पर एक दर्पण है, और वस्तु को जब भी रखेंगे तो इसी साइड रखेंगे, दर्पण के इस तरफ रखेंगे। और वस्तु को दूरी जो मापी जाएगी, ये यहाँ पर अगर मूल बिंदु है यहाँ से, तो इसी के इधर जो वस्तु रहेगा ये पॉजिटिव होगा, इधर रहेगा तो निगेटिव, ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव और नीचे रहेगा तो निगेटिव होगा। बिंब की दूरी u हमेशा ऋणात्मक होगी। यानी वस्तु को मूल बिंदु से बाईं तरफ रखेंगे तो इसकी दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, क्योंकि अवतल दर्पण इस प्रकार का होता है, तो वस्तु हमेशा इसकी जो फोकस दूरी होगी वो ऋणात्मक ही होगी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण इस प्रकार होता है, तो इसका दर्पण का जो केंद्र होगा वो दाईं तरफ होगा, तो यह धनात्मक होगा। अब दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र क्या है कि 1/v + 1/u बराबर 1/f। यहाँ पर v जो है प्रतिबिंब की दूरी है, u बिंब यानी वस्तु की दूरी है, और f फोकस दूरी है। तो इसी पर कोई वस्तु अगर कहाँ पर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा वो निकालने का ये फॉर्मूला है। आवर्धन, मैग्निफिकेशन, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न वह अपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञान होता है कि कोई प्रतिबिंब की अपेक्षिक कितना गुना आवर्धित है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई में जितना गुना का फर्क होगा वही आवर्धन कहलाता है। आवर्धन को लिखते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, यानी मैग्निफिकेशन जो होगा वही प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई होगी। m बराबर HI यानी इमेज जो बनेगा उसका, और एक H0 या HO है यानी ऑब्जेक्ट का जो होगा, या इसका दूसरा फार्मूला है m बराबर -v यानी प्रतिबिंब की दूरी और बटा वस्तु की दूरी, ये इसका फॉर्मूला है। अब है कि यदि m ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। यानी m का वैल्यू अगर निगेटिव आया तो इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, और यदि m धनात्मक हो तो प्रतिबिंब आभासी है। अगर यदि m का मान पॉजिटिव आया या पॉजिटिव है तो ये पता चलता है कि वस्तु आभासी है और वस्तु का साइज प्रतिबिंब जो है वस्तु के साइज से बड़ा है। यदि वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज दोनों बराबर हो तो m का वैल्यू m बराबर 1 होगा। तो इससे ये पता चलेगा कि प्रतिबिंब का आकार बिंब के बराबर है। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई ज़्यादा हो और ऑब्जेक्ट का छोटा हो, वस्तु का छोटा हो, तो m एक से बड़ा होगा तो प्रतिबिंब का आकार बिंब से बड़ा होगा। यदि h वस्तु छोटा हो और प्रतिबिंब बड़ा बनेगा तो m जो होगा वो एक से छोटा होगा, यानी प्रतिबिंब का आकार बिंब से छोटा होगा। अब है कि समतल दर्पण का आवर्धन सदैव 1 होता है, यानी समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु के बराबर बनेगा, इसीलिए उसका आवर्धन +1 होगा। प्लस साइन प्रतिबिंब दर्शाता है। प्लस साइन आभासी प्रतिबिंब दर्शाता है, यानी आभासी प्रतिबिंब के लिए प्लस साइन का इस्तेमाल होता है। और एक दर्शाता है कि प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर है। अब है कि यदि m पॉजिटिव है तो m 1 से छोटा होगा तो दर्पण उत्तल होगा। यदि m बराबर पॉजिटिव है, m का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो दर्पण अवतल है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन हुआ कि जब प्रकाश की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका जो पथ रहता है वो अपने पथ से जब
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका पथ थोड़ा सा विचलित हो जाता है। यही जो विचलन की घटना हुई इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन का कुछ उदाहरण। जैसे प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही स्विमिंग पूल का तल वास्तविक स्थिति से विस्थापित हुआ प्रतीत होता है। पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी के अंतरपृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होती है। कांच के गिलास में डूबे नींबू वास्तविक आकार से बड़े प्रतीत होते हैं। कागज पर लिखे शब्द गिलास स्लैब से देखने पर ऊपर उठे हुए प्रतीत होते हैं। यानी ये सब जो घटना होती है ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। अब है कि कांच के आयताकार स्लैब में अपवर्तन। कांच का कोई आयताकार स्लैब यानी ये कांच का एक दिया हुआ स्लैब दिया हुआ है, उसी में प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। वायु है, वायु से एक किरण, प्रकाश की किरण इसमें जाती है और थोड़ा सा इसको सीधा इस तरह जाना चाहिए, लेकिन वो अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो रही है। यहाँ पर हल्का सा जो विचलित हो रही थी, इसे ही ये जो विचलन का घटना हुआ यही हुआ प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। यानी वो एक ही प्लेन में होगा। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचेंगे वो तीनों एक ही तल में होगा। अब प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की जया यानी साइन आई और तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। यानी कोई भी कलर दिया रहेगा तो उसके लिए जो साइन आई बटे साइन आर होगा। साइन का मतलब वो जो एंगल जिससे प्रकाश अपवर्तित होगा आपतित किरण के साथ, और साइन आर का मतलब जो अपवर्तन के बाद जो उसका एंगल बनेगा अभिलंब के साथ वो स्थिर होगा। यानी हर कलर के लिए अलग अलग होगा, तो ये एक कांस्टेंट रहेगा। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को n से लिखेंगे तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। n/1 लिखा रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो उसी को ये इस रूप में लिख दिया है। फिर है कि माध्यम n12 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया कि माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक n12 से निरूपित करते हैं। इसको n12 V2/V1 से लिखेंगे। ये इसका फॉर्मूला हो गया या इसका फॉर्मूला होगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक, यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। n बराबर हो गया c/v। c बराबर 3, c का वैल्यू जो हो गया प्रकाश की चाल के बराबर हो गया, यही है। अब है कि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किस चीज़ का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक कितना होगा? तो 2.42 होता है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रकाश की चाल 1/2.42 गुना कम है हीरे में निर्वात की अपेक्षा। अब है प्रकाशिक सघन माध्यम। दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन होता है। मतलब ये हुआ कि जिसका अपवर्तनांक अधिक हो गया वह प्रकाशिक सघन होगा, वो ज़्यादा सघन होगा। जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वो प्रकाशिक सघन होगा। अब प्रकाशिक विरल माध्यम, दो माध्यमों की तुलना करते समय कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल माध्यम होता है। जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो प्रकाशिक विरल होगा। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है। अब है कि ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। ये निशान जो लाइन है ये इसको बांट रही है, सघन माध्यम में और विरल माध्यम में। तो जब प्रकाश की किरण आएगी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हटती हुई प्रतीत होगी या तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। गोलीय लेंस, दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय हो गोलीय लेंस कहलाता है। लेंस कितने तरह का होगा? दो तरह का, एक हो गया उत्तल लेंस, दूसरा होगा अवतल लेंस। ये उत्तल लेंस कैसा होगा? तो यह किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होगा, यानी किनारे पर जो होगा ये पतला होगा और बीच में मोटा होगा। उसी तरह इसे आभासी लेंस भी कहा जाता है। आभासी लेंस किसे कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को। अब है अवतल लेंस, यह बीच में की अपेक्षा किनारे पर मोटा होगा या किनारे पर मोटा है और बीच में पतला है।
इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम। अब है कि बिंब के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरेगी। यानी ये लेंस है और ये इसका मुख्य फोकस, पहला मुख्य फोकस और दूसरा फोकस मुख्य फोकस हो गया। तो प्रकाश की जो किरण है मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो यहाँ से टकराने के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी। दूसरा है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होती है। देखेंगे कि उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा किसी वस्तु का वो कैसा बनेगा। तो अगर कोई प्रकाश की किरण या कोई वस्तु अनंत पर है, तो यहाँ रखिए अनंत पर है, तो ये अब लेंस से टकराने के बाद इसका जो प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पर बनेगा, f2 पर बनेगा और अत्यधिक छोटा बनेगा, आभासी तथा उल्टा बनेगा। अब है कि फिर देखेंगे कोई वस्तु 2f1 यानी इसके 2f1 ये से परे हो यानी इसके पीछे हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा f2 और 2f2 के बीच, और छोटा साइज़ का बनेगा, वस्तु के साइज से छोटा होगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। फिर है कि कोई वस्तु 2f1 पर है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, 2f2 पर। 2f1 पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, 2f2 पर। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो समान साइज का, साइज दोनों का समान होगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। फिर है कि कोई वस्तु अगर 2f1 और f1 के बीच है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बने, कहाँ पर बनेगा, तो 2f2 और f2 के बीच में बनेगा, इसी बीच में कहीं पर बनेगा, बड़ा बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अब वस्तु है f1 पर है, अगर कोई वस्तु f1 पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अनंत पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, तो अत्यधिक बड़ा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, वास्तविक भी होगा और उल्टा रहेगा। फिर है कि अगर कोई वस्तु f1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच होगा, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब जिस ओर वस्तु होगी उसी ओर बनेगा, बड़ा बनेगा और आभासी तथा सीधा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। तो सीधा प्रतिबिंब किस में बन रहा है, जब वस्तु f1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच है, यहाँ पर वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। देखते हैं कि बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का साइज, आपेक्षिक प्रतिबिंब की प्रकृति। अब है कि अनंत पर कोई वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, f2 पर बनेगा, अत्यधिक बड़ा होगा, आभासी तथा उल्टा होगा। अब है कि 2f1 से परे अगर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा f2 तथा 2f2 के बीच में छोटा साइज का बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अगर कोई वस्तु 2f1 पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, 2f2 पर बनेगा, समान साइज का बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। फिर है कि अगर कोई वस्तु f1 तथा f2 2f1 के बीच है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, 2f2 से परे, बड़ा, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कोई वस्तु फोकस f1 पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा प्रतिबिंब। अगर है कोई फोकस f1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, जिस ओर बिंब है उसी लेंस के उसी ओर प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा विवर्धित होगा, बड़ा होगा, विवर्धित यानी साइड से बड़ा, आभासी तथा सीधा। तो एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी तथा सीधा, जो इसमें इस लेंस में है। अवतल लेंस में प्रकाश की किरण, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर, और छोटा बनेगा साइड से और आभासी बनेगा। इसी तरह अगर वस्तु प्रकाशिक केंद्र तथा अनंत के बीच में कहीं पर भी है, इस लाइन पर कहीं पर भी है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, f1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। अनंत पर कोई वस्तु रहेगी तो फोकस f1 पर बनेगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, तो अत्यधिक छोटा होगा, आभासी तथा सीधा होगा। फिर है कि अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच में होगा, तो f1 तथा O के बीच होगा, छोटा होगा, आभासी तथा सीधा होगा। गोलीय लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। लेंस के लिए हम गोलीय दर्पण जैसा ही चिन्ह परिपाटी अपनाते हैं, किंतु लेंस में सभी माप उनके प्रकाशिक केंद्र से लेते हैं। तो यहाँ पर वस्तु की जो दूरी होगी वो प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे, बस यही उसमें डिफरेंस होगा। और जैसा उसमें दर्पण के लिए देखे थे गोलीय दर्पण के लिए, वैसे ही होगा। अब है कि लेंस का सूत्र जो होता है
1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो v हो गया प्रतिबिंब की दूरी, u हो गया वस्तु की दूरी और f हो गया उसका जो प्रकाशिक केंद्र से फोकस के बीच की जो दूरी होती है वही हो गया। तो ये दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र है। और दर्पण सूत्र में यहाँ पर प्लस रहता है, माइनस की जगह प्लस, तो वो दर्पण सूत्र हो गया, ये हो गया लेंस सूत्र। अब है कि आवर्धन, मैग्निफिकेशन। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई यानी बिंब की ऊंचाई, तो इसी का आवर्धन यही हो गया, v/u हो गया। और m बराबर हो गया hi/h ऑब्जेक्ट यानी हाइट जो होगा, इमेज का हाइट और वस्तु का हाइट दोनों का जो अनुपात होगा वही आवर्धन होगा। तो ये हो गया आवर्धन का फॉर्मूला। लेंस की क्षमता, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, यानी लेंस की क्षमता क्या होगा, उसका जो फोकस दूरी होगा उसका जो उसका 1/, उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, तो वही हो जाएगा लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को P से दिखाते हैं और उसका फार्मूला होता है P बराबर 1/f। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर इन्वर्स होता है। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अनेक प्रकाशिक यंत्रों में कई लेंस लगे होते हैं। उन्हें प्रतिबिंब को अधिक आवर्धित तथा सुस्पष्ट बनाने के लिए संयोजित किया जाता है। संपर्क में रखे लेंसों की कुल क्षमता में उन लेंसों की पृथक पृथक क्षमताओं के बीच का बीजगणितीय योग होता है। यानी अगर 2-3 लेंस एक साथ है तो सबका जो क्षमता क्या होगा, तो सबको क्षमता को जोड़ देंगे तो वही उसका जो संयोजित लेंस जो रहेगा उसकी क्षमता के बराबर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।